वेरी गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू अवर चैनल। लेट्स स्टार्ट। आज मैं करवाने जा रही हूँ आपको 2021 का पीजीटी लेवल का साइकोलॉजी का पेपर सॉल्व करवाने जा रही हूँ। ऐसा नहीं है, ये जो पेपर है ओल्ड पेपर है, किसी भी मार्केट से किसी भी शॉप से आपको मिल जाएगा। आंसर भी इसमें दिए हुए हैं, तो सॉल्व करवाने का मतलब ये नहीं है कि ये आंसर मुझे ही आते हैं, आप इसको कहीं से भी खरीद सकते हैं। लेकिन ओल्ड क्वेश्चन पेपर हम इसे इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए हमें कि वहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ओल्ड क्वेश्चन पेपर में जो टॉपिक उठाए जाते हैं उन टॉपिक को हमको डिटेल में पढ़ना चाहिए। यानी कि 2021 में पूछे जाने वाले जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आज उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है तो हो सकता है कि उन्हीं से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन पूछा जाए। तो इसीलिए मैं आपको बिल्कुल डिटेल में जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर करवाने के लिए मैं ये पेपर सॉल्व करवा रही हूँ। जैसे कि देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा केटल द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व के गत्यात्मक विशेषक का प्रकार नहीं है? अभिवृत्ति नहीं है, तीव्र नहीं है, स्थायी भाव नहीं है, या रूढ़िवादी नहीं है। पहले तो इसका आंसर ही जान लेते हैं। रूढ़िवादी, देखिए अभिवृत्ति क्या होती है? मन की इच्छा होती है, तो ये तो व्यवहार में शामिल होती ही होती है। तीव्र इच्छा, आपकी डिजायर भी व्यवहार में शामिल होती ही होती हैं। स्थायी भाव, तो स्थायी भाव तो मतलब जो शील गुण पर आधारित जो केटल थे उन्होंने जो व्यक्तित्व का गत्यात्मक जो विशेषांक प्रतिपादित किया था वो शील गुण पर आधारित था। तो शील गुण में स्थायी भाव होना तो निश्चित है। जैसे कि देखिए, भय, घृणा, शोक, तो इस तरह के स्थायी भाव होना तो निश्चित है। तो बचा क्या? रूढ़िवादी। रूढ़िवादी विचारधारा को तो देखिए कोई प्रमोट नहीं करता और ना ही ये हमारे व्यवहार में निश्चित तौर से शामिल होती है। तो क्या हुआ? रूढ़िवादिता है वो इसका आंसर है। यानी कि रूढ़िवादिता है वो केटल द्वारा प्रतिपादित नहीं है। देखिए, ये मेरे बनाए हुए नोट्स हैं जहाँ पर ये मैं कह सकती हूँ कि मैंने बहुत बहुत मेहनत करके ये नोट्स बनाए हैं। अब केटल से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं, केटल ने व्यक्तित्व को डिफाइन किया था और केटल ने व्यक्तित्व को डिफाइन करते टाइम शील गुण सिद्धांत उन्होंने दिया था। इसमें सबसे पहले केटल ने क्या किया था भी? 4500 यानी कि 4500 शील गुण की सूची बनाई थी, लेकिन 171 वर्णात्मक पदों का चयन किया। अब 4500 शील गुणों की उसने पहले सूची बनाई, फिर उसमें से वर्णात्मक वर्णात्मक यानी कि जो बहुत चीज़ों को डिफाइन कर सके, ऐसे 171 पदों को उन्होंने अलग से निकाल लिया। अब 171 पदों के बीच में संबंधों का अध्ययन करके, यानी कि जैसे हम कह दें डर और मतलब डर के साथ हम कह दें भी चौंकना, तो ऐसे उन्होंने ऐसे बहुत सारी चीज़ों को जोड़कर फिर उसको और कम करने की कोशिश की और इन्हें 35 वर्गों में फिर उन्होंने डिवाइड कर दिया। अब केटल के कारक हैं वो विश्लेषण नाम की सांख्यिकी प्रविधि का उपयोग करके व्यक्तित्व को अभिव्यक्त करने वाली 12 मूलभूत कारकों को ज्ञात किया तथा उन्हें व्यक्तित्वशील गुण के नाम से संबंधित किया। देखिए, केटल ने जो कारक विश्लेषण नाम की एक सांख्यिकी प्रविधि का उपयोग करके, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो केटल ने सांख्यिकी उपयोग की उसका क्या नाम था, तो वो उसका नाम है सांख्यिकी प्रविधि। ठीक है। और उसके व्यक्तित्व को अभिव्यक्त करने वाले 12 मूलभूत कारकों को ज्ञात किया। तो उन्होंने सबसे पहले पहले जो 12 मूलभूत कारक थे उनको ज्ञात किया। किससे ज्ञात किया? सांख्यिकी प्रविधि का उपयोग करके ज्ञात किया। और उन्हें क्या किया? उन्हें शील गुण का नाम दिया। अब ये देखिए, हो सकता है कि राइटिंग इतनी क्लियर नहीं है, थोड़ा सा क्लियरिटी कम है, लेकिन फिर भी आपको चीज़ें सारी समझ आ जाएंगी अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे। केटल ने शील गुणों के 2 प्रकार बताए हैं, एक सतही शील गुण और एक स्त्रोतशील गुण। जो व्यवहार में प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं वो व्यवहार को प्रभावित करते हैं, उनको क्या कहते हैं? प्रसन्नता और सत्यनिष्ठा। ठीक है। यानी कि जो आपको सामने से दिखाई दे रहे हैं वो है सतही शील गुण। स्रोत, जो इनसे मिले हुए शील गुण होते हैं लेकिन सामने प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देते, जैसे कि यह व्यक्ति के व्यवहार के पीछे छिपे
रहते हैं तथा अभिव्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित व निर्धारित करते हैं। यानी जो स्थायीशील गुण है उनको नियंत्रित करते, निर्धारित करते, वो कौन से गुण होते हैं? स्त्रोत्रशील गुण होते हैं, लेकिन वो सामने नहीं आते हैं। ठीक है, स्त्रोत्रशील गुण का महत्व स्थायीशील गुण से अधिक होता है, जैसे कि मित्रता। तो ये प्रश्न भी बन सकते हैं कि केटल ने शील गुण के कितने प्रकार बताए, इस बार पूछा जा सकता है। तो आप बता सकते हैं स्थायीशील गुण, स्त्रोत्रशील गुण। और सबसे जरूरी क्या माना है? स्त्रोत्रशील गुण को जरूरी माना है। और व्यक्तित्व के जो 16 कारक थे उनको पढ़ने वाले मतलब पाठकों ने क्या किया? अवलोकनार्थ सारणी में प्रस्तुत किया है, जो केटल के 16 कारक थे। केटल के द्वारा बताया व्यक्तित्व मापन उपकरण 16P यानी कि 16P एक प्रश्नावली में व्यक्तित्व के 16 द्विध्रुवीय कारकों की सम्मिलित किया गया है। तो ये भी हमको याद रखना है कि केटल द्वारा बनाया गया व्यक्तित्व मापन उपकरण 16PF एक प्रश्नावली के व्यक्तित्व के 16 द्विध्रुवीय कारकों को सम्मिलित किया गया है। तो 16PF प्रश्नावली किसने बनाई है? अभी केटल ने बनाई है। किसके लिए बनाई है 16PF प्रश्नावली? व्यक्तित्व मापन के लिए बनाई है। और ये क्या करती है? भी 16 द्विध्रुवीय कारकों को सम्मिलित करती है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चरण चरित्र के विकास के संदर्भ में जेम्स ड्रेवर द्वारा निर्धारित चरणों से नहीं है? तो आप इसमें जो है इसका आंसर है वो है डी। अब अपरिष्कृत संवेगों का चरण क्या होता है? कि जब जो संवेग है वो परिपक्व नहीं होते पूर्ण रूप से। और मनोभावों का चरण, जो मन के भाव होते हैं, आत्मसम्मान का चरण। तो ये तो देखिए वैसे भी चरित्र निर्माण के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो पारंपरिक चरण यानी कि जो पीछे से चले आ रहे हैं उन्हीं के अनुसार हमारा व्यवहार या चरित्र बना रहे, तो ऐसा जेम्स ड्रेवर ने नहीं कहा है। देखिए हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से अभिप्रेरणा की असत्य विशेषता है? तो अभिप्रेरणा में व्यक्ति का व्यवहार लक्ष्योन्मुखी होता है। जी बिल्कुल, अगर लक्ष्य ही नहीं होगा तो अभिप्रेरणा ही नहीं होगी। अभिप्रेरित व्यवहार निरंतरता करता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए हम अभिप्रेरित हैं किसी लक्ष्य को पाने के लिए तो हम उसमें निरंतरता बनाए रखते हैं। जहां भी कमी आती है तो फिर वो अभिप्रेरणा में भी कमी आ जाती है। अभिप्रेरित व्यवहार की प्रकृति कठोर होती है। अभिप्रेरित व्यवहार की प्रकृति कठोर नहीं हो सकती, ये जो ऑप्शन है ये गलत लग रहा है। अभिप्रेरणा मनुष्य में ऊर्जा परिवर्तन करती है, बिल्कुल अभिप्रेरणा क्रिएटिव बनाती है पर्सन को। तो ऊर्जा तो मतलब होता ही होता है, ऊर्जा में परिवर्तन तो होता ही होता है। जैसे कि देखिए आपके सामने है, यही विशेषता है अभिप्रेरणा की। अभिप्रेरणात्मक चक्र कैसे चलता है? देखिए लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार होता है, यानी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यवहार किया जाता है। उसमें सबसे पहले आपकी उपलब्धि यानी कि अचीवमेंट आती है कि आप सबसे पहले किस अचीवमेंट को पाना चाहते हैं, वो वही आपके लक्ष्य को सबसे पहले की शुरुआत होती है। फिर उद्वेलन में कमी आती है, यानी कि ये कह सकते हैं कि रिडक्शन ऑफ द अराउजल, यानी कि आपकी जो इच्छा है उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी रहती है। उस इच्छा को जागृत कौन करता है? भी आपकी आवश्यकता। यानी कि अगर आपको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास पहले से ही कोई रोजगार है या जॉब है, तो आप अभी प्रेरित कम रहेंगे। लेकिन जब आपके पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही है या इस समय आपके पास कोई रोजगार नहीं है, तो आप अभिप्रेरित ज़्यादा रहेंगे। तो आवश्यकता बहुत ज़रूरी है, आपकी नीड है वो बहुत ज़रूरी है। अब जो आवश्यकता है वो क्या पैदा करती है आपके अंदर? वो अंतर्नोद पैदा करती है, यानी एक ड्राइव का काम करती है, जो उस अभिप्रेरणा को आगे बढ़ाती है। और फिर क्या होता है? फिर उद्वेलन यानी कि अराउजल, यानी कि आप फिर से इतने तत्पर हो जाते हैं, इतने अभिप्रेरित हो जाते हैं कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए आप फिर से प्रेरित हो जाते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं जो जो हमने देखा था वो सब इसमें मौजूद है। निरंतरता बनी हुई है अभिप्रेरणा के अंदर। और साथ ही साथ हमने देखा था कि इसमें व्यवहार की कठोरता आपको कहीं भी नजर नहीं आएगी। बाकी सारी विशेषता इसमें शामिल है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत है जो अधिगम के अंतरण सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो वो है मानसिक अनुशासन का सिद्धांत, बिल्कुल सही है। रटन स्मृति बिल्कुल नहीं है, क्योंकि साइकोलॉजी जो है वो रटन स्मृति यानी कि रट कर याद रखना कहीं भी अधिगम में शामिल नहीं होता। समान अवयव का सिद्धांत बिल्कुल सही है और सामान्यीकरण भी बिल्कुल सही है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 पर। निम्नलिखित में से कौन से अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? यहाँ भी मानसिक स्वास्थ्य की तो मतलब हमें ये याद रखना है कि 2021 में नहीं 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 क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं, यानी हम सब कुछ पढ़कर जाते हैं, क्या याद रख कर जाते हैं कि ये भी इसकी विशेषता है, ये भी इसकी विशेषता है, ये भी इसकी विशेषता है। अब नहीं जब पूछ लिया जाता है तो वहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि नहीं क्या है। तो इसमें है, निम्नलिखित में से कौन से अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? तो सांवेगिक परिपक्वता, जी बिल्कुल। आपके संवेग यानी कि आपका डर, आपकी हंसी, आपका रोना, आपके इमोशंस, वो सारे संवेग परिपक्व होते हैं तो वो मानसिक स्वास्थ्य का के लक्षण सही लक्षण है। ठीक है। आपका आत्मविश्वास बिल्कुल सही, आपका कॉन्फिडेंस लेवल होता है तो वो भी आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा तभी हो पाएगा। आत्म मूल्यांकन की क्षमता, जिसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा वही खुद स्वयं का आत्म मूल्यांकन कर पाएगा कि मैं कितना अच्छा हूँ, कितना बुरा हूँ, मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए। अब इसमें ऑप्शन सी बचता है जो है असहनीयता। देखिए, अगर मानसिक स्वास्थ्य है किसी भी पर्सन में, जो हम कहते हैं ना लूज टेम्पर, मतलब बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, उसको अपने संवेगों पर कंट्रोल नहीं होता, तो कहीं ना कहीं वो मानसिक स्वास्थ्य में कमी होती है, तभी वो उसको सहन नहीं कर पाता। तो जो असहनीयता है वो मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। हमारा प्रश्न है, किस आयु वर्ग के लिए बालक प्रसंग बोध परीक्षण CAT लागू हो सकता है? तो इसमें देखिए, इसमें हमारा आंसर है कि 3 वर्ष से लेके 10 वर्ष तक के बच्चे, 3 से लेके 10 वर्ष तक के बच्चे, 2 से 5 नहीं है। तो इसमें है, इसका ऑप्शन है डी है वो ऑप्शन सही है। अब हम तो देखिए, एक बार हम इस पे नज़र मार लेते हैं, जो हमारा CAT टेस्ट है वो किस तरीके से है। इसमें बाल अंतर्बोध परीक्षण, यानी इसको बोला जाता है बाल अंतर्बोध परीक्षण बोला जाता है CAT की रचना, इसका इंग्लिश में भी नाम दिया हुआ है यहाँ पर। तो इसमें देखिए कि रचना 3 वर्ष से लेकर 10 वर्ष की आयु के बालकों के व्यक्तित्व का मापन करने हेतु लियोपोल्ड ब्लॉक के द्वारा सन 1948 में की गई थी। तो अब हमें इसका नेक्स्ट स्टेप याद रखना है, यानी कि इसमें अभी आयु पूछी गई है, आगे ये भी पूछा जा सकता है कि व्यक्तित्व का मापन करने हेतु लियोपोल्ड ब्लॉक के द्वारा किसने ये किया था भी? तो लियोपोल्ड ब्लॉक ने किया था 1948 में। इस परीक्षण में 10 चित्र, जिन पर जानवर के चित्र अंकित होते हैं, इन कार्डों पर बने चित्रों को दिखाकर बालक से उसका कथानक पूछा जाता है। यानी कि एक चित्र, जिस तरह से ऐसे चित्र दिखा दिए जाते हैं, हम चित्र लेखन जैसे करते हैं ना, तो उसी तरीके से ऐसे चित्र दिखा दिए जाते हैं और कहा जाता है कि चलिए इस पे कोई कहानी बनाइए, आप इसमें क्या सोचते हैं। तो जो बच्चा होगा वो अपने मतलब उसी के अकॉर्डिंग सोचेगा कि जो उसके दिमाग में बातें चल रही होंगी। इसलिए इसको कहा जाता है कि इन कार्डों पर बने चित्रों को दिखाकर बालक को उससे कहानी पूछी जाती है। बालकों द्वारा दिए गए विचारों का विश्लेषण करके उनकी रुचि, समस्या, व्यवहार को मापते हुए व्यक्तित्व का विकास किया जाता है। भारत में इस परीक्षण का संशोधन एवं अनुकूलन कोलकाता की उमा चौधरी ने किया। वैसे इस परीक्षण का विचार सर्वप्रथम डॉक्टर अर्नेस्ट क्रिस्ट ने प्रस्तुत किया। अब देखिए, आपके सामने है एक एग्जाम्पल दिया गया है कि राजू की गाय का चित्र दिखाते हैं और उस चित्र के बारे में उससे पूछा जाता है, तो वह अगर गाय के लिए अच्छी बात कहे, जैसे गाय हमारी माता है क्योंकि गाय से हमें दूध, दही, घी आदि प्राप्त होता है, इसलिए हमें गाय पालनी चाहिए, तो उसकी रक्षा करनी चाहिए। इससे यह पता चलता है कि राजू में नैतिकता का भाव विद्यमान है। अगर यही चित्र राकेश को दिखाया और वह कहता है कि गाय हमें नहीं पालनी चाहिए क्योंकि उससे गंदगी होती है, इससे यह पता चलता है कि राकेश में अनैतिकता और असामाजिकता का भाव विद्यमान है। तो इस तरीके से ये परीक्षण किया जाता है। इससे संबंधित मैंने आपको सारे पॉइंट्स दिखा दिए हैं, ताकि नेक्स्ट जो अब अभी आने वाला स्टेट है उसमें इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका आंसर दे पाएँ।
तो नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल प्रवृत्ति की विशेषताओं के संदर्भ में गलत है? तो इसके आंसर देखिए कि मूल प्रवृत्ति जो होती है वो जन्मजात होती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि मूल प्रवृत्ति हमारे अंदर जन्म से ही शामिल होती है। मूल प्रवृत्ति, मूल का मतलब ही जड़ होता है, यानी जड़ से शुरुआत जो होती है, ठीक है। तो मूल प्रवृत्ति बहुत शक्तिशाली होती है, बिल्कुल, क्योंकि मूल प्रवृत्ति हमारे जन्म से होती है और वो आजीवन हमारे साथ रहती है, और दिन प्रतिदिन जैसे दिन बढ़ते रहते हैं वो स्ट्रांग होती रहती है। मूल प्रवृत्ति अल्पकालिक होती है, अगर वो शक्तिशाली बनती रहती है तो अल्पकालिक तो हो ही नहीं सकती, यानी कि हमारा ऑप्शन सी है वो गलत है। तो हमारा आंसर भी क्या होगा? ऑप्शन सी। और डी है, मूल प्रवृत्ति मनोशारीरिक स्वभाव है, बिल्कुल। भूख, प्यास, नींद, जो सब कुछ है वो मनोशारीरिक मतलब मानसिक और शारीरिक स्वभाव ही तो है इंसान का। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक के संबंधवाद सिद्धांत का अन्य नाम नहीं है? तो उत्पीड़क अनुक्रिया सिद्धांत बिल्कुल सही है। आरएस इसका है वो बिल्कुल सही है। रिस्पॉन्स और स्टिमुलस और अधिगम का बंध सिद्धांत, ये भी इसी से संबंधित है, क्योंकि अधिगम जुड़ा होता है एक से। और अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत यानी कि क्लासिकल कंडीशनिंग, तो प्रयास एवं त्रुटि तो हमें पता ही है थॉर्नडाइक का ही है, और वो संबंधी है प्रयास और त्रुटि के साथ ही। तो अनुबंधित क्लासिकल कंडीशनिंग जो है वो पावलोव का है। तो ये इसका जो आंसर है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन सी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी, पहला बुद्धि परीक्षण किसने किया? आई थिंक अगर आपने 6 मंथ भी आपने साइकोलॉजी पढ़ी होगी तो आपको ज़रूर पता होगा कि एल्फ्रेड बिने ही और साइमन ही थे जिन्होंने पहला बुद्धि परीक्षण किया था।